साथियों, आज हम जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग का एक मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथियों, अगर आपने इस चैनल से आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो जेनेटिक्स एवं ब्रीडिंग के 4 वीडियो इसमें पहले से ही लगाए हुए हैं। आप उन सभी वीडियो को एक बार अच्छे से अध्ययन करें ताकि आप जब मैं ये पेपर आप सॉल्व करें तो आप खुद भी सोच के अध्ययन करके आप पेपरों के जवाब इस पेपर के जवाब आप दे सकें। एक बार आप उनसे अगर गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो जाएगा और आप इस पेपर को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो साथियों, अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देते हैं कि गाय में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। साथियों, गायों के अंदर गुणसूत्रों की संख्या देखें तो यहाँ पर ऑप्शन में पहला 48, दूसरा 50, तीसरा 60 और चौथा 54 आता है। साथियों, 48 गुणसूत्र संख्या जो फार्म एनिमल्स के अंदर देखें तो स्वाम बफेलो के अंदर 48 पाए जाते हैं, जबकि 50 हम देखें तो रिवर बफेलो में होते हैं। 60 गुणसूत्र जो है इसका सही आंसर होगा, गायों के अंदर 60 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जबकि 54 क्रोमोसोम हम देखें तो शीप के अंदर 54 क्रोमोसोम हमको देखने के लिए मिलते हैं। गुणसूत्र की संख्या से रिलेटेड लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं कि निम्न में से किन पशुओं में गुणसूत्र की संख्या समान पाई जाती है। तो सबसे पहले देखें, ऑप्शन है इसमें बिल्ली एवं सुअर, गाय एवं याक, पहला व दूसरा दोनों सही, चौथा नील गाय व भैंस। तो साथियों, हम देखते हैं तो बिल्ली और सुअर दोनों के अंदर 38 क्रोमोसोम्स के मिलते हैं, जबकि गाय और याक दोनों में देखें तो 60 क्रोमोसोम मिलते हैं। गाय, याक और बकरी तीनों में 60 क्रोमोसोम मिलते हैं। तो इस हिसाब से हम देखते हैं तो पहला और दूसरा दोनों सही है, तो आंसर होना चाहिए थर्ड। और नील गाय और भैंस, नील गाय के अंदर ह्यूमन के बराबर क्रोमोसोम होते हैं, लगभग 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और जबकि भैंस के अंदर हम देखें तो जो रिवर बफेलो होती है उसमें 50 क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि साम बफेलो के अंदर 48 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, पशुओं के पूर्वजों की जानकारी के संबंध में रिकॉर्ड संधारित किया जाना कहलाता है। पूर्वजों की जानकारी के संबंध में जो रिकॉर्ड है तो पहला ऑप्शन पॉलीप्लॉइडी, दूसरा प्रोजेनी, तीसरा पेडिग्री और चौथा फिनोटाइप। यहाँ आंसर होगा साथियों तीसरा पेडिग्री। पेडिग्री के आधार पर पूर्वजों के रिकॉर्ड संधारित किए जाते हैं। प्यूरिन क्षारक के लिए सत्य कथन है। प्यूरिन और पिरिमिडिन क्षारक जो है नाइट्रोजन बेस कहलाते हैं, जो कि डीएनए की संरचना का पार्ट होते हैं। ऑप्शन अगर हम देखें तो द्विवलय वाले क्षारक होते हैं, साइटोसिन क्षारक प्यूरिन क्षारक होते हैं, यूरेसिल क्षारक प्यूरिन क्षारक होते हैं। सभी कथन सत्य हैं। तो प्रश्न को अगर हमको सॉल्व करना है तो हमें प्रश्न के चारों ऑप्शन को पढ़ना चाहिए और हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना चाहिए। चारों ऑप्शन पढ़ के 3 ऑप्शंस को गलत करने के पश्चात एक ऑप्शन को सही करना चाहिए। साथियों, यहाँ अगर हम प्यूरिन और पिरिमिडिन की बात करें तो जो प्यूरिन है और या जिसको अपन पिरिमिडिन कहते हैं तो वो 2 हैं। प्यूरिन की बात करें तो एडेनिसिन और ग्वानिन जो है प्यूरिन कहलाते हैं, जबकि साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल ये तीनों जो है पिरिमिडिन क्षारक कहलाते हैं। यूरेसिल जो है आरएनए में पाया जाता है। प्यूरिन की बात करें तो ये द्विवलय होते हैं, जबकि पिरिमिडिन एकल वलय होते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो इसका सही होगा वो ये रहेगा कि द्विवलय वाले क्षारक होते हैं, जो कि सही है, जबकि साइटोसिन और यूरेसिल जो है प्यूरिन क्षारक नहीं है, इसलिए ऑप्शन पहला ही सही माना जाएगा। अगला देखिए, न्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है? जो कि डीएनए का निर्माण करते हैं और ये किनसे बने होते हैं? तो शर्करा प्लस क्षार, शर्करा प्लस क्षार प्लस फास्फेट, तीसरा ऑप्शन शर्करा प्लस फास्फेट और चौथा ऑप्शन क्षार प्लस फास्फेट। तो साथियों, ये ध्यान रखें कि जो प्यूरिन क्षारक है वो 3 चीजों से PSN, जैसा कि मैंने नोट्स में भी आपको याद रखने की ट्रिक बताई थी, पंडित सत्यनारायण, आप याद रखें, S और N से मिलकर यानी शुगर और नाइट्रोजन बेस से मिलकर तो बनते हैं न्यूक्लियोसाइड, और जब फास्फोरस अणु भी जुड़ जाता है तो इसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो आंसर इसका 2 सही होना चाहिए। छठा प्रश्न हम देखें तो आनुवंशिकी का रासायनिक आधार क्या है। तो साथियों, नोट्स के शुरुआत में भी हमने बताया था कि रासायनिक का आधार क्या है। तो पहले ऑप्शन देखें तो डीएनए और आरएनए और गुणसूत्र। साथियों, रासायनिक आधार कहलाता है केवल डीएनए होगा, डीएनए से ही आरएनए निर्मित होते हैं।
गुणसूत्र जो होते हैं वो भौतिक आधार या फिजिकल आधार कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखें, मेंडल का एंकर संकर प्रयोग में जीनोटाइप अनुपात होता है 1:1, 1:2:1, 3:1, 1:3:1। साथियों, जीनोटाइप अनुपात एकल संकर के अंदर 1:2:1 होता है, जबकि फिनोटाइप अनुपात जो हम देखें वो 3:1 होता है। टेस्ट क्रॉस में जीनोटाइप अनुपात होता है 3:1, 2:1, दूसरा ऑप्शन 1:1, तीसरा 1:2:1 और चौथा 9:3:1। साथियों, जब एकल संकर प्रयोग किए गए तो उसके अंदर जो टेस्ट क्रॉस जो था उसके अंदर अनुपात होता है 1:1। अगर द्विसंकर करें तो 1:1:1:1 होता है। साथियों, टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस के अंदर किसी भी संकर का उसके पूर्वज के साथ में क्रॉस कराया जाता है, अप्रभावी पूर्वज के साथ में क्रॉस कराया जाता है। तो इस प्रकार जो आता है उसके अंदर हमेशा हम देखते हैं कि एक तो प्रभावी आएंगे और दूसरा सेट अप्रभावी का आएगा। दोनों का अनुपात 1:1 रहता है, इसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अगला प्रश्न देखें, दो समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य जीन के भागों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? पहला क्रॉसिंग ओवर, दूसरा ऑप्शन एपिस्टेसिस, तीसरा लिंकेज और चौथा हिटरोसिस। साथियों, क्रॉसिंग ओवर का अर्थ है, आंसर इसका होना चाहिए क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जो है हम देखते हैं कि मियोसिस प्रथम की पैकेटिन अवस्था का पार्ट है, जिसके अंदर गुणसूत्रों के अंदर आदान प्रदान होता है। इस आदान प्रदान के कारण ही विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। एपिस्टेसिस क्या है कि एक जीन का दूसरे जीन को अपना प्रभाव उत्पन्न न कर देना वाली क्रिया, जबकि लिंकेज क्या है? संलग्नता है, अर्थात दो जीनों का एक साथ जाने की प्रभावता है या दो जीनों के एक साथ जाने की संभावना है। हेटेरोसिस क्या है कि दो प्रकार के, हेटेरोसिस एक तरह से संकर ओज को कहते हैं, जिसके अंदर दो प्रकार की जाति के बीच में या दो प्रकार के प्रभावी लक्षणों के बीच में जब क्रॉस होता है और उसके बीच से जो संकर पैदा होता है तो उसे हम हेटेरोसिस कहते हैं। अगला प्रश्न हम देखें, गंजापन उदाहरण है क्या? किस प्रकार का उदाहरण है? गुण गंजापन की बात करें, पहला ऑप्शन सेक्स लिमिटेड, दूसरा सेक्स इन्फ्लुएंस, तीसरा सेक्स लिंक्ड और चौथा ऑल ऑफ अबव। तो साथियों, इसके अंदर गंजापन जो उदाहरण है वो सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स का होता है। साथियों, बात करें तो सेक्स लिमिटेड का अर्थ होता है कि ऐसे गुण जो कि लिंग से सीमित होता है। सेक्स लिमिटेड गुण का उदाहरण अगर हम देखें तो माता के अंदर दूध का देना है। सेक्स दूध के जो जीन होते हैं वो नर और मादा दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन उनका जो लक्षण प्रारूप है वो केवल माता में नजर आता है। तो ऐसे गुण जो है वो सेक्स लिमिटेड कहलाते हैं। ऐसे गुण जो हार्मोन्स पर निर्भर करते हैं उन्हें हम सेक्स इन्फ्लुएंस गुण कहते हैं, जैसे गंजापन हार्मोन के कारण ही होता है। सेक्स लिंक गुण उन्हें कहते हैं जो कि लिंग से संलग्न होते हैं। साथियों, जैसे हीमोफीलिया का रोग या वर्णांता का रोग जो है वो सेक्स लिंक कहलाता है। एक ही नस्ल के गैर संबंधित शुद्ध नस्लीय प्राणियों का आपस में संकरण क्या कहलाता है? साथियों, प्रश्न को ध्यान से देखें, यहाँ पर लिखा है एक ही नस्ल के होने चाहिए, जबकि गैर संबंधित अर्थात अनरिलेटेड और शुद्ध नस्ल के प्राणियों का अगर आपस में क्रॉस कराया जाए। साथियों, इसका जो आंसर होना चाहिए वो होगा आउट क्रॉसिंग। चूंकि यहाँ पर अनरिलेटेड लिखा है, गैर संबंधित लिखा है, इसलिए आउट क्रॉसिंग होगा। अगर उस संबंधित की बात करें तो इन ब्रीडिंग हो जाएगा। क्रॉस ब्रीडिंग की अगर हम बात करें तो वह एक ही नस्ल के नहीं होते, अलग अलग नस्ल के होते हैं। जबकि लाइन इनब्रीडिंग की बात करें, लाइन क्रॉसिंग की बात करें तो वो इनब्रीडिंग का ही एक प्रकार का टाइप्स है। अगला प्रश्न हम देखें, एक जीन के अंदर एक जीन के जोड़े के द्वारा दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को ढकना क्या कहलाता है? साथियों, प्रश्न संख्या 12 का हल में हम देखें तो ऑप्शन दिए हुए रहते हैं एपिस्टेसिस, प्रभाविकता, अप्रभाविकता और उपरोक्त सभी। साथियों, यहाँ आंसर होगा एपिस्टेसिस। इसका कारण है कि एपिस्टेसिस जो होता है वो एक जीन जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े को प्रभाव डालता है, जबकि एक एलील अगर दूसरे एलील के ऊपर प्रभाव डाले तो उसे हम प्रभाविकता या डोमिनेंस कहते हैं। अगला प्रश्न देखें, 13वां, लीथल एलील के लिए लक्षण प्रारूप का अनुपात है। तो इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन आप देखें इसके अंदर तो 1:1, 2:1, 1:2:1 और 3:1। साथियों, लीथल का मतलब होता है घातक, अतः ऐसा जीन जब होता है तो किसी भी प्रकार का जीन प्रारूप या किसी पर्टिकुलर जीन प्रारूप की डेथ हो जाती है। हो सकता है वो प्रभावी हो या हो सकता है वो अप्रभावी हो।
तो ऐसे समय के अंदर जो अगर हम देखें तो 2:1 आंसर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर एक की डेथ हो चुकी है, एक लक्षण प्रारूप की डेथ हो गई है, तो आंसर 2:1 होगा। जीन शब्द किसने दिया था? साथियों, जीन शब्द जो है जॉनसन ने दिया था। वाटसन और क्रिक ने डीएनए बनाया था। मेंडल के नियम और अन्य एल शब्द इस प्रकार के कारक शब्द दिए थे। मेंडल ने की खोज जो है बहुत पहले की है, जीन शब्द बहुत बाद का है। सार्वत्रिक रक्तग्राही कौन है? साथियों, ऑप्शन दिए हैं ए बी ग्रुप, दूसरा ए ग्रुप, तीसरा बी ग्रुप और ओ ग्रुप। साथियों, सार्वत्रिक रक्तग्राही वह होता है जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं बनते हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए ए बी, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के एंटीबॉडी नहीं बनते, जबकि ओ जो होता है वो सार्वत्रिक रक्तदाता होता है। अगला प्रश्न देखें, हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण कब होता है? G1 फेज में, G2 फेज में, S फेज में या प्रोफेज में? साथियों, बहुत सारी किताबों के अंदर इसका अलग अलग दिया हुआ रहता है। साथियों, याद रखें, एनसीईआरटी बुक का हमेशा माना जाता है और एनसीईआरटी बुक्स के अनुसार G1 फेज के अंदर हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगला देखें, कृत्रिम गर्भाधान नस्ल सुधार की कौन सी विधि है? साथियों, ये प्रश्न भी बार बार पूछा गया है, भले प्रश्न ठीक नहीं है लेकिन तो भी इसका आंसर हम देखें तो कृत्रिम गर्भाधान के अंदर हम ये ऑप्शन में देखें तो सिलेक्शन, कलिंग, इनब्रीडिंग और नन ऑप्शन में दिए हैं। सिलेक्शन का अर्थ है चयन, कलिंग का मतलब बाहर निकाल देना, ठीक है, इनब्रीडिंग का अर्थ है अंतर प्रजनन और नन दिया है ऑप्शन के अंदर। साथियों, इसका आंसर यहाँ होगा चयन, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि चयन किया जाता है नर का चयन किया जाता है कृत्रिम गर्भाधान के अंदर, इसलिए आंसर होना चाहिए सिलेक्शन। इनब्रीडिंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये उसी नस्ल के नर को काम में लिया जाए, इसलिए इनब्रीडिंग इसका आंसर नहीं होगा। अगला प्रश्न हम देखें कि अच्छी नस्ल के नर को अवर्गीकृत मादा व उसकी संततियों से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजनन करवाना कहलाता है। ऑप्शन देखें, आउट क्रॉसिंग, दूसरा क्रॉस ब्रीडिंग, तीसरा ग्रेडिंग अप और चौथा नन। साथियों, ये कहलाता है ग्रेडिंग अप। ग्रेडिंग अप के अंदर लगातार एक अवर्गीकृत मादा को अच्छी नस्ल के नर के साथ लगातार क्रॉस किया जाता है और ये पाया गया है कि 6 पीढ़ियों के अंदर लगभग 99.8% जो है वह वर्गीकृत नस्ल के जैसे गुण रखने वाली संततियां उसके अंदर पैदा हो जाती है 6 पीढ़ियों के पश्चात। अगला हम देखें, ड्राई पीरियड कहलाता है। तो साथियों, ड्राई पीरियड यानी शुष्क काल क्या कहलाता है? तो इसके अंदर ऑप्शन है, पहला दूध देना छोड़ने से अगले ब्याह तक, जन्म से लेकर प्रथम बार दूध देने तक, जिस समय पशु अधिकतम शुष्क चारा खाता है, चौथा जब पशु सर्वाधिक बाटा खाता है। साथियों, इसका आंसर होगा दूध देना छोड़ने से अगले ब्याह तक, अर्थात जानवर जब 8वां 9वें महीने की प्रेगनेंसी में होता है तब वह दूध देना उसका हम छोड़ देते हैं, उसके पश्चात जब वह ब्याह जाता है तो वापस दूध देना शुरू कर देता है, तो इसे हम ड्राई पीरियड कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्शन का सर्वाधिक अच्छा तरीका है। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन पेडिग्री सिलेक्शन, दूसरा मास सिलेक्शन, तीसरा प्रोजेनी सिलेक्शन और चौथा कोई नहीं। साथियों, सबसे अच्छा जो सिलेक्शन का मेथड है वो प्रोजेनी सिलेक्शन है। ये सबसे अच्छा भी है, सबसे महंगा भी है और सबसे लंबा भी है। इसके अलावा पेडिग्री सिलेक्शन के अंदर हम देखते हैं कि वंशागति के आधार पर सिलेक्शन किया जाता है, जबकि प्रोजेनी सिलेक्शन के अंदर हम देखते हैं कि उसकी संतान के आधार पर चयन किया जाता है। मास सिलेक्शन इंडिविजुअल सिलेक्शन का ही प्रकार है। अगला हम देखते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग हेतु विदेशी गाय का कितने प्रतिशत रक्त संकर में उपयुक्त कहलाता है, मतलब ऑप्टिमम लेवल ऑफ ब्लड इन क्रॉस ब्रीडिंग फॉर एक्सोटिक ब्लड। तो इसके अंदर हम देखते हैं ऑप्शन दिए हैं 50%, 50 से 62.5%, 75 से 80% और 33%। साथियों, इसका सही आंसर होगा 50 से 62.5%, क्योंकि इस लेवल के ऊपर जो विदेशी गायों का ब्लड है वो अच्छा दूध भी देता है और भारतीय कंडीशन के अंदर अच्छी तरह से सरवाइव भी कर पाते हैं। अधिक मात्रा में ब्लड होने पर यानी जैसे 25 से 80% तक होता है तो दूध की मात्रा तो बढ़ती है, लेकिन ऐसे जानवर डिजीज रेजिस्टेंस नहीं रहते, बार बार बीमार हो जाते हैं। अगला देखिए, उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया था? ह्यूगो डे व्रिज, मॉर्गन, मॉर्केल और मेंडल। आंसर इसका होगा ह्यूगो डे व्रिज ने उत्परिवर्तन शब्द दिया था। मेंडल के निष्कर्षों को नियम के रूप में प्रतिपादन किसने किया? सन 1901 में किसने किया था? तो आंसर इसका होना चाहिए कोरेंस। कोरेंस ने सबसे पहले मेंडल के नियमों के रूप में प्रतिपादन किया और उन्होंने 2 नियम बनाए, युग्मकों के शुद्धता का नियम
और दूसरा जो बनाया स्वतंत्र अपीवरण का नियम, युग्मकों का शुद्धता का नियम पृथक्करण का नियम भी कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए 24वां, रासायनिक उत्प्रेरकों के उदाहरण है। तो पहला नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा बेस एनालॉग, तीसरा एक्रिडिन और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, आंसर इसका होगा क्योंकि ये सभी रासायनिक उत्प्रेरक हैं। अगला प्रश्न देखें, वाटसन एवं क्रिक को डीएनए के द्विगुणित मॉडल हेतु नोबेल पुरस्कार कब मिला? साथियों, डीएनए का द्विगुणित मॉडल बनाने के लिए नोबेल पुरस्कार वाटसन और क्रिक को सन 1962 में दिया गया था। सन 1952-53 के अंदर उन्होंने अपने मॉडल का निर्माण किया था। अगला प्रश्न अगर हम देखें कि ऐसे जीन्स जो एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित कराते हैं, ऑप्शन देखें एपिस्टेसिस, प्लियोट्रॉपी, पॉलीजीनी और मल्टीपल एलिज्म। साथियों, इसका आंसर होगा प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी जिसका उदाहरण हमने देखा था सिकल सेल एनीमिया रोग, ये एक ही जीन बहुत सारे अधिक लक्षण रूपों को प्रभावित करता है। यदि एक ही लक्षण बहुत सारे जीनों से प्रभावित हो तो उसे हम पॉलीजेनिक कहेंगे। अगला प्रश्न हम देखें 27वां, यदि ओ रक्त समूह वाले पिता का बी रक्त समूह वाली माता के साथ में क्रॉस करवाने पर सत्य कथन क्या होगा? पहला ऑप्शन इसके अंदर है ए रक्त समूह वाली संतान होगी, दूसरा ऑप्शन ए बी रक्त समूह वाली संतान होगी, तीसरा उपरोक्त दोनों गलत तथ्य हैं और चौथा उपरोक्त दोनों सत्य कथन है। साथियों, अगर हम इसके अंदर क्रॉस कर रहे हैं तो ओ ब्लड ग्रुप जो होता है उसका हम जीन प्रारूप देखें तो इस तरह से हम आईओ लिख सकते हैं, जबकि बी वाले का हम देख सकते हैं या तो आई बी होगा अगर वो होमोजाइगस हो, या क्या हो सकता है उसका ग्रुप आई बी आई जीरो हो सकता है अगर वो हेटेरोजाइगस हो। दोनों के केस में हम क्रॉस करा के देखें तो इस केस के अंदर तो हम देखते हैं कि केवल जो लक्षण प्रारूप आएगा वो केवल आई बी आएगा, क्योंकि आई बी इधर भी आई बी ओ अगर हम देखें गैमेट्स आई ओ बनेंगे, इधर भी आई बी बनेंगे, तो टोटल जो आएगा लक्षण प्रारूप के अंदर इस तरीके से आएगा। तो इस केस में केवल बी ब्लड ग्रुप बनता है। इस केस के अंदर हम बात करें इसका और इसका अगर हम क्रॉस कराएं तो इस केस के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर दो प्रकार के युग्मक बनेंगे और इनसे जो लक्षण प्रारूप हम देखते हैं तो एक तो हेटेरोजाइगट आई बी आई जीरो प्राप्त होगा, जबकि दूसरा हम देखें तो आईओ और आईओ प्राप्त हो जाएगा। इस केस के अंदर हम देखें तो ब्लड ग्रुप बी और ओ प्राप्त होगा। साथियों, ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती, न तो ए रक्त समूह वाली संतान प्राप्त होगी न ही ए बी रक्त समूह वाली संतान प्राप्त होगी, अतः ये तथ्य दोनों गलत कहलाएंगे और आंसर तीसरा सही होगा। अगला देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री जीन की स्थिति में द्विसंकर अनुपात क्या होता है? तो इसको याद रखना पड़ेगा आपको 9:7। ग्यास मेटा का निर्माण किस अवस्था के अंदर होता है? तो याद रखें इसका आंसर है डिप्लोटीन, क्योंकि याद रखें लेप्टोटीन जो है उस फेज को हम बुके फेज कहते हैं। इसके बाद जो दूसरी फेज होती है जाइगोटिन, उसको हम सिनेप्सिस वाली फेज कहते हैं। पैकेटिन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है और चौथी डाइकाइनेसिस के अंदर टर्मिनाइजेशन होता है। साथ ही आगे देखिए रिडक्शनल डिवीजन कहलाता है। रिडक्शनल डिवीजन यानी न्यूनीकरण विभाजन कहलाता है। इसमें ऑप्शन देखें तो मियोसिस फर्स्ट, सेकंड एंड माइटोसिस एंड एमाइटोसिस। तो आंसर होगा इसका मियोसिस फर्स्ट, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट के अंदर जो है हम देखते हैं कि जो मेटा फेज के बाद जो एना फेज होती है उसके अंदर डिवीजन हो जाता है गुणसूत्र का, इसलिए मियोसिस फर्स्ट इसका आंसर होगा। गुणसूत्रों का कोशिका विभाजन की किस अवस्था में मध्य रेखा पर इकट्ठा होना पाया जाता है? ऑप्शन देखिए प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। साथियों, इसका आंसर होगा मेटाफेज, क्योंकि मेटाफेज फेज के अंदर ये एक मेटाफेजिक प्लेट पर इकट्ठे हो जाते हैं। साथियों, इस तरह से हमने ये प्रश्न सोल्व किए। बहुत चांसेस है कि इनसे प्रश्न आए आपके एग्जाम में, लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छी बात ये होगी कि आप सारे नोट्स को एक बार पढ़ें, उससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और परीक्षा में आपके सभी फल आसानी से हल हो जाएंगे। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।